मिली है लाविस विंडिका से, जो सम्मानित दानव राजा का निर्दयी पुत्र है और अपने पिता के सिंहासन का उत्तराधिकारी तथा पूरे दानव लोक पर राज करने वाला अगला वारिस है। उसके पिता ने उसे एक ही काम सौंपा था, लेकिन उसने उसे बेहद खराब तरीके से अंजाम दिया। उसे यह पता लगाने का काम दिया गया था कि क्या हिल्तका और उसका कबीला राजा की इच्छा के विरुद्ध साजिश रच रहे थे। हालांकि लाविस विंडिका ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और राजद्रोह के बहाने पूरे कबीले का सफाया कर दिया। राजा को पता है कि उसका बेटा वैसे भी उपद्रवी है, लेकिन इस बार उसने हद ही पार कर दी है। दानव लोक के शासक गैमडवर विंडिका अब अपने बेटे की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अहंकारी राजकुमार राजा से बातचीत करने की कोशिश करता है और जोर देकर कहता है कि हिल्तगा में बढ़ते विद्रोह के सबूत हर जगह मौजूद हैं, इसलिए इससे पहले कि यह और फैले, इसे खत्म करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि राजा ऐसे बर्बर और गैर कानूनी तरीकों में विश्वास नहीं करता। भले ही वे लोग सजा के पात्र थे, लेकिन मामला कानून और व्यवस्था के तहत सख्त नियमों के दायरे में ही निपटाया जाना चाहिए था। अहंकारी पुत्र मामले को निपटाने के इस उबाऊ तरीके पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। अपने बेटे में आचरण संहिता का अभाव देखकर राजा को गहरा दुख हुआ। राजा को पहले से ही यह विश्वास था कि उसका बेटा एक संकीर्ण सोच वाला अज्ञानी मूर्ख है। उससे बहस करना दीवार को हटाने की कोशिश करने जैसा था। इसीलिए उसने 12 अंधकारमय सिंहासनों से गहन विचार विमर्श करने के बाद अपने पुत्र के लिए दंड का निर्णय कर लिया है। दानव लोक के नियमों का उल्लंघन करने और हिल्तगा का नरसंहार करने के लिए लावस विंडिका को मानव लोक में निर्वासित किया जाएगा। उसे न केवल वहां भेजा जाएगा, बल्कि उसकी अंधकारमय शक्तियों को भी नष्ट कर दिया जाएगा। महाराज चाहते हैं कि उनका पुत्र तभी लौटे जब वह एक सच्चा और नेक इंसान बन जाए और दानव लोक पर शासन करने के योग्य हो जाए। दानव राजा के आदेश पर 12 सिंहासन लावस की काली शक्तियों को सील करने और उसे निर्वासित करने के इरादे से अपने मंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन 12 सिंहासनों में राम्बे नाम का एक व्यक्ति भी है, जिसने जानबूझकर हमारे पुत्र के लिए यह सब साजिश रची है, और उसे इस दयनीय अवस्था में देखकर उसे रोमांच हो रहा है। बहरहाल, अगर वह अपनी आत्मा को भस्म होने से बचाना चाहता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, उसे एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जीना होगा। दूसरा, आत्महत्या करना वर्जित है, और अंत में मनुष्यों को हानि पहुंचाना या मारना भी सख्त वर्जित है। इसी के साथ कभी महान रहे दानव राजकुमार की जागृति होती है और वह मिन्हो नामक एक कमजोर दुर्बल मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस शरीर का पिछला स्वामी एक कमजोर बिस्तर पर पड़ा हुआ लड़का था जो उत्पीड़न का शिकार था। जब उसे कोमा में होना चाहिए था, तब उसकी बहन और मां उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा देखकर हैरान रह गईं। मां और बेटी तो भावुक थीं, लेकिन उसका नया पिता एक अस्थिर और भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध व्यक्ति है। अब जब उसका बेटा होश में आ गया है, तो पिता उसे बस इतना आदेश देता है कि कल स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अगला दिन आ जाता है और इसी तरह वह खुद को इन बदमाशों के चंगुल में फंसा हुआ पाता है। वही बदमाश जिन्हें वह इस समय बुरी तरह पीट रहा है। पूरे छात्र समुदाय के होश उड़ जाते हैं जब वे देखते हैं कि कभी रोने वाला छोटा सा लड़का अब एक नंबर का बदमाश बन गया है। जब ब्रो ने हमलावर को जमीन पर गिराकर औरा को काबू में किया, तो चश्मा पहने एक पढ़ाकू लड़के को शक हुआ कि क्या यह वही मिन्हो है जिसे वे पहले जानते थे। उस खूबसूरत लड़के को भी मत भूलिए जिसकी इज्जत को ठेस पहुंची है। वह हाथ में कुर्सी लिए हमारे हीरो की तरफ बढ़ता है, मानो मिन्हो का सिर फोड़ने को तैयार हो। चश्मे पहने उस लड़के ने मिन्हो को सावधान रहने की चेतावनी दी। मिन्हो ने उस चेतावनी पर बिजली की तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे वह लड़का जमीन पर लौटने लगा। कभी आत्मविश्वास से भरा हुआ बदमाश अब घबराया हुआ था। यह समझ नहीं पा रहा था कि मिन्हो को किसने इतना गुस्सा दिला दिया। वह लगातार अपशब्द और गालियां बक रहा है, अनजाने में ही स्थिति को और बिगाड़ रहा है। दरअसल मिन्हो अपनी राक्षसी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि वे सीलबंद हैं। लेकिन जब भी कोई उसे अपशब्द कहता है तो वे गालियां उसके अंदर छिपी राक्षसी शक्ति को जगा देती हैं। जितना अधिक उसे शाप मिलता है, उतनी ही अधिक शक्ति वह हासिल कर सकता है। वास्तव में मिन्हो की मां गालियों की साक्षात मूर्ति थी। उसने ही गालियों का आविष्कार किया और उन्हें मानवता पर फैला दिया। गालियों को सहने के बाद ताकत से भरे अपने पैर से लेविस ने उस बदमाश की ठोड़ी पर जोरदार लात मारी। उस आखिरी लात ने उस सुंदर चेहरे को बदसूरत बना दिया और उसे बेहोश कर दिया। वैसे सुंदर और बदसूरत दोनों का नाम ताएवू और सुंग्युन है, और पूरी कक्षा इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर अचंभित रह गई। इसी बीच हमारा लड़का अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करता है। उसने आखिरकार रहस्य सुलझा लिया है। उसने अपने पिता की शर्तों का पालन करते हुए मनोरंजक जीवन जीने का तरीका खोज लिया है। एक शैतानी मुस्कान के साथ ब्रो उन सभी को खुले दिल से आमंत्रित करता है जो उससे नफरत करते हैं।
वह चाहता है कि वे उससे नफरत करें और वे सारी गंदी गालियां उगलें जिनकी उसे बेसब्री से चाहत है। पूरी कक्षा हैरान है कि मिन्हो अचानक इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा है। चश्मा पहने हुए उस बुद्धिमान लड़के को भी यह लगने लगता है कि मिन्हो ने अपनी असली ताकत को अब तक छिपा रखा था। पूरी कक्षा जब स्तब्ध खड़ी रह जाती है तो वही बुद्धिमान लड़का हीरो के पास जाकर पूछता है कि क्या वह ठीक है। यह याद करके कि उस बुद्धिमान लड़के ने पहले उसकी मदद की थी, लेविस फैसला करता है कि वही बुद्धिमान लड़का उसका सबसे अच्छा सहायक बनने का हकदार है। इसलिए वह दृढ़ता से यह स्वीकार करते हुए उसकी मदद करता है कि वह ठीक है। कुछ देर बाद वह पढ़ाकू लड़का उससे उसकी हाल ही में बढ़ी ताकत के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने लगता है। वह मजाक में यह संभावना भी जताता है कि मिन्हो किसी दूसरी दुनिया से पुनर्जन्म लेकर आया है। यह सुनकर लाविस चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं उस लड़के को उसका राज तो पता नहीं चल गया। वह बच्चा लगातार बड़बड़ाता रहता है और उससे पूछता है कि उसने अपनी पिछली दुनिया में किस तरह का जीवन बिताया था। शायद वह मार्शल आर्ट की दुनिया में जी रहा था या शायद खेलों की दुनिया में। इस डर से कि कहीं इस ज्ञानी बच्चे ने रहस्य को सुलझा न लिया हो, लेविस ने फैसला किया कि इससे पहले कि और लोग उसके रहस्य के बारे में जान जाएं, वह इस मामले को यहीं खत्म कर देगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करे, हमें एक अतीत की याद दिला दी जाती है। उसके एक करीबी दोस्त ने उसे इंसानों को मारने के खिलाफ चेतावनी दी थी। इंसानों को मारना राक्षसों की आत्मा का नाश करना है। वह विनम्र राक्षस बात का अर्थ समझ जाता है, लेकिन उसे शिक्षिका सिंथिया का पाठ स्पष्ट रूप से याद है। उन्होंने उन्हें मनुष्यों को देखते ही कुचल देने की सलाह दी थी। उसका मित्र उसे चेतावनी देता है कि सिंथिया ने यह बात केवल व्यंग्य में कही थी। देखिए, राक्षस मृत्यु के देवता हैं। भले ही मनुष्य मूर्ख प्राणी हैं जो हमेशा एक दूसरे को मारने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी राक्षसों को उन्हें नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है, और उसने इसके परिणाम पहले ही बता दिए हैं। उस समय लाविस ने सोचा था कि इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह वैसे भी कभी मानवलोक में जाने वाला नहीं था। लेकिन वर्तमान में लाविस खुद को एक दुविधा में फंसा हुआ पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस मूर्ख को गला घोंट कर मारे बिना उसका मुंह कैसे बंद करे, लेकिन लगता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। वह पढ़ाकू लड़का मानता है कि वह जो कह रहा है वह पूरी तरह से बेतुकी कल्पना है। हालांकि वह बेहद बेचैन महसूस कर रहा है और कहता है कि वह भी किसी दूसरी दुनिया में रहना चाहता है। लेविस को एहसास होता है कि इस पढ़ाकू लड़के की बातें वाकई कमाल की हैं, क्योंकि उसकी बेचैनी साफ झलक रही है। जैसे जैसे वह लड़का अपनी बातें जारी रखता है, लेविस को राहत मिलती है कि वह लड़का अपने दानव होने के बारे में अनजान है। अचानक उस ज्ञानी लड़के ने उन दोनों गुंडों को बुरी तरह पीटने के लिए दिल से तारीफ की। एक साधारण इंसान से तारीफ सुनना हमारे दानव को बहुत बुरा लगा। जैसे उसे गालियां मीठी लोरी लगती हैं, वैसे ही इंसानों से मिली तारीफें उसे घिनौनी लगीं। रात ढलती है और हम देखते हैं कि हमारा लड़का अपनी स्थिति पर विचार कर रहा है। हालांकि एक मानव शरीर में फंसे दानव के पास किसी भी प्रकार की जादुई शक्तियां नहीं होनी चाहिए, फिर भी उसकी जादुई शक्तियां स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया कर रही हैं। चूंकि उसके पास अपनी स्थिति का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाकर लाविस विंडिका, दानव राजा के अजेय वंशज होने की अपनी उपाधि पर गर्व करता है। हालांकि वही दानव राजकुमार दर्द से तड़पने लगता है और अंततः अपने बिस्तर पर गिर पड़ता है। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा है, क्योंकि उसका शरीर जादू का इस्तेमाल करने में असमर्थ है। बेचारा लगभग आधी रात असहनीय दर्द में गुजारता है और अंत में सो जाता है। अगले दिन शाम को वह पढ़ाकू लड़का और दानव राजकुमार दोनों घर लौट रहे थे। पढ़ाकू लड़का अपने दोस्त के प्रति आभार व्यक्त करने में व्यस्त था। दरअसल बीते दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उन्हें तंग न किया गया हो, लेकिन कल से सब कुछ बदल गया है। लाविस को लगता है कि आभार व्यक्त करना जरूरी नहीं है, खासकर तब जब वे लोग वैसे भी मौत को दावत दे रहे थे। इस बात से उसका पढ़ाकू दोस्त चौंक जाता है। अचानक पीछे से मिन्हो को आवाज आती है। जब हमारा लड़का उस आवाज पर प्रतिक्रिया देते हुए पीछे मुड़ता है तो उसे कुछ नाराज गुंडे नजर आते हैं। उस गिरोह का मुखिया असल में सेयोंग्यून का भाई है, जो उन बच्चों में से एक है जिन्हें मिन्हो ने 2 दिन पहले बुरी तरह पीटा था। वे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने मिन्हो की सुरक्षा के लिए फीस का एक छोटा सा हिस्सा लिया था। फिर भी मिन्हो ने बदले में उन्हें कुत्ते की तरह काट लिया। जहां एक ओर वह सीधा साधा लड़का डर से कांप रहा है, वहीं मेरा दोस्त किसी मिठाई की दुकान में आए बच्चे की तरह खुश हो रहा है, मानो उसे और गालियां सुनने की चाहत हो। यहां तक कि वह सीधा साधा लड़का भी सोच रहा है कि उसे कैसा बेवकूफ और आत्मपीड़क दोस्त मिल गया है। गुंडों का सरदार मुस्कुराते हुए अपने शिकार को सख्ती से अपने पीछे आने का आदेश देता है। वह सनकी आदमी खुशी खुशी बात मान लेता है, बशर्ते उसे मौखिक रूप से अपमानित किया जाए। सुनसान निर्माण स्थल पर सेयोंग्यून समेत सभी गुंडे मौजूद हैं
उसका भाई अपने छोटे भाई को इस नीच बदमाश से पिटते देखकर दुखी है। अब सबसे छोटे कद के लड़के की ओर मुड़ते हुए बड़ा अधिकारी साहसपूर्वक मिन्हो की आंखों में देखता है और सोचता है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। वह उसे बिना परिणाम भुगते जाने नहीं देगा। आखिर मिन्हो ने उसके भाई से पंगा लिया है और उसे सबक सिखाना ही होगा। वह इस बिगड़े हुए बच्चे से पूछता है कि क्या उसकी मां ने उसे तमीज नहीं सिखाई। शायद उसकी मां भी उसी की तरह बिगड़ी हुई है, क्योंकि उसने उसे अपने भाई जैसे अच्छे बच्चों को पीटना सिखाया है। खैर, मिन्हो बिना झिझक के कहता है कि उसकी मां ने उसे वही सिखाया है जो यह बेवकूफ कह रहा है। बेशक, भले ही हमारा शैतान पूरी ईमानदारी से बोल रहा था, लेकिन उसकी धृष्टतापूर्ण प्रतिक्रिया और चेहरे पर फैली धूर्त मुस्कान ने उस बदमाश को और भी गुस्सा दिला दिया। वह अहंकारी मूर्ख गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ मार बैठा। दूसरी ओर मेरा दोस्त अपनी मां का अपमान देखकर बेहद खुश था। ये शब्द उसके कानों को बहुत भा रहे थे। उन अपमानजनक शब्दों ने उसके अंदर उस राक्षसी शक्ति को जगा दिया जिसकी उसे उस पल जरूरत थी, और इसी शक्ति ने उसे उस कमीने का शक्तिशाली हाथ पकड़ने में मदद की। एक हाथ से मजबूत पकड़ बनाते हुए लेविस ने दूसरे हाथ से मुट्ठी भींची और अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे पर एक जोरदार अपरकट मारा, फिर मुक्कों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। वह उस कमीने की जमकर पिटाई करता रहता है। घटनाक्रम के इस अप्रत्याशित मोड़ से बाकी गुंडे बौखला जाते हैं और किनारे खड़े होकर गाली ग्लौज के अलावा कुछ नहीं करते। उनकी पिट चुकी बॉस इन डरपोक गुंडों को आदेश देती है कि वे आगे आएं और उस आदमी से भिड़े। मिन्हो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है, अब शब्दों की ताकत का इस्तेमाल करके उन सभी गुंडों को ढेर करने के लिए तैयार। वह अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को एक एक करके लात घूंसे मारना शुरू कर देता है और उन्हें तुरंत गिरा देता है। बेचारा सीधा खड़ा लड़का समझ ही नहीं पा रहा कि यह किस तरह का हॉलीवुड ड्रामा है। मिन्हो के शिकारों की चीखें कुछ देर तक निर्माण स्थल पर गूंजती रहती हैं, लेकिन जल्द ही थम जाती हैं जब अखाड़े में सचमुच केवल एक ही आदमी खड़ा रह जाता है, और वो है हमारा लड़का। हिंसा और श्रापों का अनुभव करना मिन्हो को बेहद खुशी देता है, यहां तक कि वह अपने चाचा और मां दोनों का आभारी महसूस करता है। दरअसल उसके चाचा ने ही इंसानों में हिंसा की शुरुआत की थी, जबकि उसकी मां श्रापों की जनक है। हिंसा का स्वाद कितना ताजगी भरा लगता है, यह देखते हुए वह अपने चाचा का आभारी है। उस किताबी कीड़े को भी नहीं भूलना चाहिए जो घर लौटने पर अपने जीवन के फैसलों पर जरूर पुनर्विचार करेगा। लगता है कि वह किताबी कीड़ा ही अकेला दर्शक नहीं है जो हमारे इस लड़के को देख रहा है। एक प्रेतग्रस्त चूहा मिन्हो पर नजर रख रहा है। पता चलता है कि यह उसका चाचा है जिसके लिए हमारा भतीजा इस समय कृतज्ञता महसूस कर रहा है। चाचा अपने भतीजे को इस मानव संसार को दिए गए छोटे से उपहार का आनंद लेते हुए देखकर प्रसन्न है। राक्षस राजकुमार को मानवलोक में भेजने की योजना बनाने वाला रणबी भी वहां मौजूद है। लाविस के चाचा को हिल्ट का परिवार, हिल्ट का संक्षिप्त रूप, का सफाया करने के लिए उस लड़के की प्रशंसा है। रणबी का तर्क है कि वह लड़का हमेशा अपनी मनमर्जी करता आया है, इसलिए उसकी हठधर्मिता को तोड़ना मुश्किल है। चाचा को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि लड़के के पिता गमदार ने उसे सजा के तौर पर बेरहमी से मानवलोक भेज दिया। राक्षसों का नियम है कि वे अपने समूह के लापरवाह लोगों को जबरदस्ती अपने अधीन कर लेते हैं। मानवलोक वह स्थान भी है जहां राक्षस लोक के सबसे बड़े पापी भेजे जाते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे लड़के को जल्द ही कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यहां चाचा जी को याद है कि उनका भतीजा पहले सिर्फ छोटी मोटी शरारतें ही करता था। वहीं रणबी को अब समझ आ गया है कि भगवान बरकान ने अपने भतीजे को राक्षसी रक्त पत्थर से आशीर्वाद क्यों दिया था। वे पापियों को मानवलोक में फेंके जाने की कल्पना करने के लिए तैयार हैं, इसलिए भगवान बरकान उसे सारी जानकारी साझा करने के लिए कहते हैं। काले जादू की लताओं को फैलाते हुए हमें कई शक्तिशाली राक्षसी शत्रुओं का दृश्य दिखाई देता है जिनसे हमारे लड़के को मुकाबला करना होगा और उन्हें हराना होगा। लॉर्ड बरकान हवा में व्याप्त काली ऊर्जा को अवशोषित करके जानकारी प्राप्त करते हैं और वे अपने छोटे भतीजे के प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक हैं, खासकर जब उसे वास्तविक अंधकार का सामना करना होगा। चलिए मिन्हो के सामान्य स्कूली जीवन पर वापस चलते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रशंसक बजट मिडोरिया है, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बंधे ने तैवू के भाई को बिना पसीना बहाए कैसे हरा दिया। मजे की बात यह है कि मिन्हो तीखे नूडल्स खाता है और दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह ऐसे दिखावा करता है जैसे यह बस पसीना हो। उसके दोस्त ने उसे शुरुआती स्वाद चुनने की सलाह भी दी थी, लेकिन हमारा जिद्दी दानव नायक कमजोर नहीं है, इसलिए उसने सबसे तीखा स्वाद चुन लिया। अचानक उसके दोस्त का फोन बजता है, लेकिन बच्चा उसे उठाने में हिचकिचाता है। अचानक वह मिन्हो से कहता है कि यह एक जरूरी कॉल है और उसे उसके बिना जल्दी जाना होगा। उसे इस तरह अचानक जाते देख हमारा लड़का उसे घूरने लगता है। अगले दृश्य में हम खुद को एक ऐसी महिला के रूप में पाते हैं जो अपनी नवीनतम कलाकृति को पूरा कर रही है।
उसका कैनवास एक ऐसा इंसान है जिसने अपना कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया था, इसलिए उस गौथिक महिला ने उसके सिर पर कुछ प्रतीक उकेर दिए हैं। इसी समय जेही के आदमियों में से एक सियोन को लेकर आता है जो डर से कांप रहा है। वह उसे देर से आने पर ताना मारती है और जल्दी से उसकी आंखें खुलवाकर अपनी रचना दिखाती हैं। सियोन घृणा और भय से भर जाता है क्योंकि उन प्रतीकों का अर्थ चोर है और इस व्यक्ति ने उसका कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने उसे उचित दंड दिया है। जेही सोचती है कि क्या नन्हा सियोन भी यही भाग्य चाहता है, क्योंकि उन दोनों के बीच एक व्यक्तिगत वादा भी है। डरा हुआ लड़का बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा है और तर्क दे रहा है कि उसकी तरक्की में रुकावट आ रही है। जेही उसे थप्पड़ मारते हुए उसके आदेशों का पालन न करने पर अपनी झुंझलाहट जाहिर करती है। उसे ठीक से सजा देने के लिए वह उसके हाथ या पीठ पर कुछ शब्द उकेरने में खुशी महसूस करती है। सियोन दया की भीख मांगता है, इसलिए जेही उसे सब कुछ ठीक करने का आखिरी मौका देती है, वरना उसका भी वही हाल होगा जो उनके ठीक पीछे मरे पड़े उस आदमी का हुआ था। जेही उसे आदेश देती है कि वह उसकी हर बात अक्षरशः माने, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। रात होते होते वही लड़का कीबोर्ड पर कांप रहा होता है। यह सोच रहा होता है कि क्या उसे सच में आगे बढ़ना चाहिए। जेही की बात न मानने के परिणाम स्वरूप सियोन को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वहीं मिन्हो की हालत ऐसी है जैसे उसे मासिक धर्म हो रहा हो। इसे कहते हैं मसालेदार न होने का असर। उसका पेट बुरी तरह से खराब हो रहा है। उस लड़ाई के बाद भले ही उसके शरीर में दर्द हो रहा हो, लेकिन मिन्हो अपने इस बेकार शरीर से तंग आ चुका है, इसलिए वह अपनी फिजिक्स सुधारने के लिए पुशअप्स करने लगता है। महान लाविस विंडिका अपनी खराब फिजिक के साथ मरना नहीं चाहता और लड़कियों को आकर्षित करने वाली फिजिक पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इन सब बातों को छोड़ दें तो अब हम सियोन की ओर लौटते हैं जो स्कूल में है। उसके हाथ में एक गैजेट है। उस ऐप को लेकर कुछ ऐसा है जिससे वह डर रहा है, लेकिन उसके मन में जेही की छवि और भी डरावनी है। बेचारा एक बुरी स्थिति में फंस गया है और जब मिन्हो उससे मिलने आता है तो उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। इस समय सियोन सोचता है कि क्या वह अपने दोस्त से मदद मांग सकता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि यह खतरनाक होगा। जेही और उसके आदमी बेहद खतरनाक हैं, इसलिए मिन्हो को इस झमेले में घसीटना बेकार होगा। अचानक हमारे लड़के को पास से एक जानी पहचानी सी गंध आती है। तभी नारंगी बालों वाली एक लड़की लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ती है। सेंगे अचानक बेहोश हो गई, जिससे सियोन चिंतित हो गया और उसकी हालत देखने लगा। लेकिन जब उसने उसे पलटा तो वह पागल कुत्ते और ज़ॉम्बी जैसी लग रही थी। खैर, जब आप किसी प्रेमिका को मना कर देते हैं तो उसका यही हाल होता है। मजाक छोड़िए, मिन्हो को राक्षसी शक्ति का आभास होता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह शक्ति उसके अलावा किसी और इंसान में क्यों है। कोच तुरंत दौड़कर लड़की को पकड़ता है और उसे अस्पताल ले जाता है। वहां से गुजरते हुए मिन्हो की नजर लड़की की बांह पर बने निशान पर पड़ती है। यह चिन्ह असल में हाउस हिल्ट का है, लेकिन किसी इंसान के शरीर पर इसका होना समझ से परे है। मिन्हो को इसमें गहरी दिलचस्पी है और वह ठीक से जांच करना चाहता है, इसलिए वह उसके कमरे में चुपके से घुसने के लिए अस्पताल जाता है। अस्पताल का कर्मचारी उसे रोक देता है क्योंकि यह आराम का समय है, लेकिन मिन्हो अपनी एक शक्ति का इस्तेमाल करता है जो विस्मृति जादू से संबंधित है और उसके दिमाग पर कब्जा करने के बाद उसकी स्थिति को बदल देता है। कमजोर होने के बावजूद वह अपनी वर्तमान स्थिति में इस तरह के कुछ छोटे मोटे जादू कर सकता है। हमारा लड़का सेंगिए के कमरे में जाता है, जो उसे नाराजगी भरे भाव से देखती है। गंभीर स्वर में वह सीधे उससे उसकी पहचान के बारे में पूछता है। पहले तो वह अनजान होने का नाटक करती है, लेकिन हमारा लड़का उसका हाथ जोर से खींचता है। उसे वह शैतानी निशान दिखाता है और पूछता है कि यह निशान उसके शरीर पर क्यों है। सेंगे फिर भी नहीं मानती तो वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने अभी सब कुछ नहीं बताया तो वह उसे भयानक पीड़ा देकर मार डालेगा। उसका यह रूप इतना डरावना है कि वह सहम जाती है। उसे उसके शरीर से किसी दैवीय दानव की आभा महसूस होती है। जैसे ही सेंगे का लहजा झुंझलाहट से बदलकर सीधे डर में बदल जाता है, वह महिला जेही से अपने संबंध का खुलासा करने लगती है कि कैसे जेही को समूह में शामिल होने के लिए सेंगे को टैटू बनवाना जरूरी था। हमारे नायक को उस महिला से एक अजीब सी गंध आती है और यह उसके डबल बीफ रोस्ट सैंडविच की वजह से नहीं, बल्कि राक्षसों की जानी पहचानी गंध की वजह से है। राक्षसों की दुनिया में हमें उस समय का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हमारा नायक बच्चा था। राम भी इस इलाके में जाना नहीं चाहता था, लेकिन जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव वाले उस व्यक्ति ने उसे इसके लिए कायर कहा। ब्रो को अंत में लाविस के पीछे जाना पड़ा क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अकेला गया तो उसके साथ क्या होगा। रामबी को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि उनका मकसद क्या है और उसने अलौकिक दृष्टि रखने वालों की कहानी सुनने का फैसला किया। जिन राक्षसों की दृष्टि चली जाती है उसके दो ही कारण होते हैं।
या तो उनकी दृष्टि बहुत तेज होती है या उनकी आंखें कमजोर होकर बेकार हो जाती हैं। इस तरह के सुनसान इलाके में राम भी घबराया हुआ था, लेकिन लाविस सतर्क था क्योंकि वे वहां पहुंचने ही वाले थे। उन्होंने दूर से देखा एक मृत शरीर जिसकी हथेली पर एक फूल खिल रहा था। सभी खतरों को नजरअंदाज करते हुए लैविस फूलों के और करीब पहुंच गया, जबकि रैम्बी ने मृतक की पहचान जेरेमी हिल्ट के रूप में की। लेकिन अजीब सवाल यह था कि इस शरीर पर फूल क्यों उग रहे थे। लापरवाही से लैविस ने एक फूल तोड़ा और तभी जड़ों से खून से लथपथ लताएं निकलने लगीं। बदबूदार गंध फैल रही थी। तभी रैम्बी ने इस अनोखे पौधे को कुतरने वाला फूल बताया। मिन्हो को पूरा यकीन है कि सेंगिए इस समय उसी कुतरते हुए फूल जैसी गंध दे रही है, जबकि वह उससे उसकी जान बख्शने की भीख मांग रही है। बाहर से राम्बी और उसके चाचा लाविस की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। अगले दृश्य में हमारा हीरो सीधे जेही की टैटू की दुकान की ओर जाता है। पहले तो उसे आश्चर्य होता है कि क्या फूल और टैटू दोनों महज एक संयोग हैं। अंदर कुछ लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि सियान जेही की नजर में इतनी खास जगह क्यों रखती है। असल में बात सियान की नहीं बल्कि ऐप की है। उनमें से एक के हाथ में एक कैंडी है जो हाल ही में विकसित हुई किसी प्रकार की गोली है। दूसरा उसे चेतावनी देता है कि वह इसे न खाए क्योंकि इससे उसे भी सेउंगे जैसे ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर यह लड़का खुद को अलग समझता है। इन दोनों के सामने अचानक प्रकट होकर मिन्हो टैटू और वही जानी पहचानी गंध को फिर से पहचान लेता है। वह विनम्रता से पूछता है कि क्या उन सभी ने जेही से वह टैटू बनवाया है। समूह का सरगना घमंडी है और हमारे लड़के के पास बड़े ही अकड़ू अंदाज में आता है, लेकिन उसे विल स्मिथ स्टाइल में एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। वह लड़का तुरंत बेहोश हो जाता है, जबकि बाकी बदमाश यह सवाल करने लगते हैं कि हमारा लड़का आखिर है कौन। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यह आदमी बिना किसी वजह के सिर्फ खेल के प्रति अपने प्यार के लिए मुक्के बरसा रहा है। मिन्हो ने उस आदमी को बुरी तरह से पीट दिया, जबकि उसके साथ ही बेवकूफी से उस पर टूट पड़े, ये सोचकर कि कुछ नहीं होगा। हमारे लड़के ने मुक्के को चकमा दिया और दुगने जोश के साथ पलटवार करते हुए तीसरे को भी गिरा दिया। चौथे हमलावर के पास हथियार है, इसलिए मिन्हो दूर से ही राउंड हाउस किक मारकर उसे आसानी से गिरा देता है। उसका एकमात्र सवाल जेही के ठिकाने के बारे में है, लेकिन तभी वह पहला आदमी जिसे उसने गिराया था उठ खड़ा होता है। हालांकि ब्रो अब इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा ज़ॉम्बी बन चुका है जिसे पहचानना मुश्किल है और जिसका एकमात्र मकसद मारना है। मिन्हो दंग रह गया। इस लड़के में बची हुई वही राक्षसी ऊर्जा और भी अधिक प्रबल हो गई थी। वह हमारे लड़के को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। इस लड़के के चलने फिरने का तरीका भी बदल गया है, जिसका साफ मतलब है कि ड्रग्स ने उसकी ताकत बढ़ा दी है। बदकिस्मती से मिन्हो ठोकर खाकर गिर जाता है। अब वह पूरी तरह से खतरे में है और उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है। शैतानी ताकतवर इंसान जान से मारने की कोशिश में जोरदार मुक्का मारता है और मिन्हो को एहसास होता है कि वह मुसीबत में फंस गया है। दृश्य जेही की तरफ जाता है जो कहती है कि ऐप अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वे नीले रिबन को चुराने वाले अपराधी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वही चोर अपनी गलती के लिए जान बख्शने की भीख मांगता है। हालांकि उसके सामने कुछ बेहद निर्दयी लोग खड़े हैं। उनमें से एक गमले से नीले फूल तोड़कर उस चोर के ऊपर झुक जाता है, जबकि वह दया की भीख मांग रहा होता है। उसका अंत भयावह होता है क्योंकि वह व्यक्ति उन फूलों को लेकर उसके सिर में घुसा देता है। लेकिन यह तो सिर्फ एक आंख थी। पीड़ित गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन वह व्यक्ति रुकता नहीं और निर्दयता से दूसरा फूल उसकी बची हुई आंख में ठूंस देता है और फिर वो बस रोता चिल्लाता रह जाता है। अब तो वो अंधा भी हो चुका है। ये लोग दोबारा मौका देने में विश्वास नहीं करते और जेही जैसी लड़की भी इस आदमी के आसपास रहने से बुरी तरह डरती है। वो चाहता है कि वो बिना कोई बहाना बनाए जल्दी से सब कुछ खत्म कर दे, जिससे वो एक मुश्किल स्थिति में फंस जाती है। बाहर वह अपनी स्थिति पर विचार कर रही है और अपडेट के लिए लगातार सियोन को फोन कर रही है। बेचारा लड़का ऐप पर काम कर रहा है और हिम्मत जुटाकर अपना फोन चेक करता है। कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। दरअसल हमारे ही लड़के ने यहां सभी लड़कों को पीटने के बाद उसे फोन किया था। मिन्हो सीधे मामले की तह तक जाता है और सियोन से जेही के साथ उसके संबंध के बारे में पूछता है। सियोन को पता है कि जेही उससे बात कर रही है। यह सुनकर सियोन चौंक जाता है और मिन्हो उसे जेही के ठिकाने के बारे में पूछता है। सियोन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मिन्हो उसे आश्वस्त करता है कि वह निजी काम से जेही को ढूंढ रहा है। वह आमतौर पर टैटू की दुकान पर होती है, लेकिन लगता है कि अभी वह यहां नहीं है। अचानक हमारे लड़के को पास में एक छोटा सा जीव दिखाई देता है, लेकिन सियोन उससे विनती करता है कि वह यहीं रुक जाए और उसके आने तक आगे कुछ न करे। कॉल कट जाती है क्योंकि पहले वाली बिल्ली सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करती है,
लेकिन मिन्हो पहले ही समझ चुका होता है और बिल्ली के पास जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करता है। वह जानता है कि यह बिल्ली उसकी भाषा समझ सकती है और उसकी एक तीखी नज़र ही उसे सच उगलवाने के लिए काफी है। वह पहले से ही इस जीव को चूहे से चमगादड़ और अब बिल्ली बनते हुए देख रहा है। मिन्हो को समझ नहीं आता कि यह क्या है, जब तक उसे पता नहीं चलता कि यह दानव लोक से आई एक रक्षक है जो उसकी रक्षा करने आई है।